अब देखो यार, अगर तुम लोग आरओएच रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज आरओएच रेसलिंग के पॉसिबल न्यू टीवी डील को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एनजेपीडब्ल्यू में तन्हासी के प्रेसिडेंट बनने के बाद तन्हासी ने उनके रिटायरमेंट को लेकर काफी बड़ी अपडेट दे दी है। एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार एमएलडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। काजुचिका ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने को लेकर नोआ ने ओकाडा को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू के कोलिजन पर रेसलर्स को बिल्ड करने को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं गोलिया एनजेपीडब्ल्यू के बाहर जापान के अंदर एक बड़ी कंपनी के फॉर्मेशन में शामिल होने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान और आरओएच रेसलिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर टोनी खान ने आरओएच रेसलिंग को बाय किया है तब से यहाँ पर टोनी खान आरओएच रेसलिंग को उनके ही स्ट्रीमिंग सर्विस ऑनर क्लब के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रहे गए। और जहां एईडब्ल्यू उनके शो को डब्ल्यूबीडी पर ब्रॉडकास्ट करती गए, वहीं आरओएच रेसलिंग उनके शो को किसी भी एक्चुअल टीवी चैनल के ऊपर अमेरिका के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं करती गए। और गाइज यहीं अभी हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर खान ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग के टीवी डील को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी खान को आरओएच रेसलिंग के लिए पिछले एक साल के अंदर काफी सारे ऑफर आ चुके गए। और गाइज यहां पर CW नेटवर्क सहित अमेरिका के काफी सारे छोटे बड़े नेटवर्क के द्वारा आरओएच रेसलिंग को लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के लॉयल्टी की वजह से आरओएच रेसलिंग को एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के बाहर किसी और नेटवर्क के साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि वैसे तो आरओएच रेसलिंग एक अलग कंपनी गए, बट क्योंकि आरओएच और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी को टोनी खान चलाते गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान पर्सनली ये चाहते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अगले टीवी डील के अंदर आरओएच रेसलिंग को भी इन्वॉल्व किया जाए। और गाइज टोनी खान पर्सनली ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूबीडी के साथ एईडब्ल्यू की जो अगली टीवी डील होगी उसके अंदर आरओएच रेसलिंग मेजर रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के मुकाबले आरओएच रेसलिंग के पास पिछले 20 साल की लाइब्रेरी गए, जो कि एईडब्ल्यू के मुकाबले ज्यादा हिस्ट्री कैरी करती गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर टोनी खान ये प्लान कर रहे गए कि वो यहाँ पर वार्नर मीडिया के साथ अगले टीवी डील के अंदर आरओएच रेसलिंग को भी वार्नर मीडिया के अंडर लाना चाहेंगे। और पॉसिबली वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के टीवी डील के बाद आरओएच रेसलिंग के वीकली शो को HBO मैक्स के ऊपर मूव किया जाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया यहाँ पर एईडब्ल्यू के साथ साथ आरओएच रेसलिंग को भी टीवी डील देती है या नहीं। बट गाइज अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया आरओएच रेसलिंग को सच में यहाँ पर HBO मैक्स पर मूव करती गए, तो गाइज ये यहाँ पर डेफिनेटली आरओएच के लिए गेम चेंजर होने वाला है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के टीवी शो की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के सेकेंडरी टीवी शो एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के फॉर्मेट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो डायनामाइट और कोलिजन दोनों लाइव होते गए और दोनों शो को 2 घंटे का किया जाता है। बट गाइज करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर डायनामाइट और कोलिजन के फॉर्मेट को काफी अलग तरीके से बुक किया जा रहा है। और जहां एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को एईडब्ल्यू कंपनी उनके फ्लैगशिप शो की तरह रन कर रही है, तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को एईडब्ल्यू कंपनी न्यू स्टार्स को बिल्ड करने के लिए रन कर रही है। और गाइज अगर आप लोग एईडब्ल्यू कोलिजन को फॉलो करते हो तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के काफी सारे अप एंड कमिंग रेसलर्स को ब्रायन डेनिसन, एडी किंगस्टन और एडम कोपलैंड जैसे रेसलर से लड़ने का मौका मिला है। और गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनिसन, एडम कोपलैंड और टोनी खान ने यह प्लानिंग की गई कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के फॉर्मेट को डायनामाइट के मुकाबले काफी डिफरेंट रखेंगे। और जहां एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के मेन स्टोरी लाइन को चलाया जाएगा, तो वहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर्स को लेजेंड से लड़वा के उन रेसलर्स को एईडब्ल्यू के अंदर बड़ा स्टार बनाया जाएगा। और गाइज बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के करंट फॉर्मेट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो यहाँ पर एडम कोपलैंड, ब्रायन डेनिसन, जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन जैसे बड़े रेसलर्स को यूज करके एईडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर्स को बड़ा सुपरस्टार बनाएगी। और जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के यंग रेसलर इन पॉपुलर रेसलर को फेस करेंगे, तो गाइज ऑटोमेटिकली उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। वेल गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू का ये प्लान काफी सही गए, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये फॉर्मेट बिल्कुल भी पसंद नहीं गए, क्योंकि गाइज इससे यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन काफी बोरिंग हो जाएगा। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू कोलिजन और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो में से करंटली यहाँ पर कौन सा शो ज्यादा बेटर होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू में से किसी एक कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले गए। और यहीं इस हफ्ते अब एनजेपीडब्ल्यू के जापान में बिगेस्ट राइवल प्रो रेसलिंग नोआ की तरफ से ओकाडा के लीव करने को लेकर नोआ के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार केनो की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस नोआ के लेजेंड केनो का ये कहना है कि काजुचिका ओकाडा का एनजेपीडब्ल्यू और जापानीज रेसलिंग को लीव करना डेफिनेटली यहाँ पर जापानीज रेसलिंग का बहुत ही बड़ा लॉस है। और गाइस यहाँ पर केनो ये होप करते गए कि यहाँ पर ओकाडा जापान को लीव ना करे, क्योंकि गाइस यहाँ पर केनो को ये लगता है कि ओकाडा अगर यहाँ पर जापानीज रेसलिंग को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर रेसल करेंगे तो इससे यहाँ पर जापानीज रेसलिंग को मेजर लॉस होगा। और गाइस यहाँ पर केनो का ये कहना है कि आज अगर यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोआ एनजेपीडब्ल्यू के लेवल की कंपनी होती और अगर यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोआ एनजेपीडब्ल्यू का लेवल का रेवेन्यू कर रही होती तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर नोआ ट्राई करती कि वो यहाँ पर रेन मेकर को साइन कर सके। बट गाइस क्योंकि नोआ एनजेपीडब्ल्यू के मुकाबले काफी छोटी कंपनी गए तो गाइस इसीलिए नोआ चाहकर भी ओकाडा को साइन नहीं कर सकती गए। और गाइस कहीं ना कहीं केनो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर केनो नोआ के रेसलर होने के नाते नोआ कंपनी को बड़ा सुपरस्टार बना सकते थे। बट गाइस यहाँ पर नोआ कंपनी उतनी बड़ी कंपनी नहीं गए कि वो यहाँ पर रेन मेकर को अफोर्ड कर सके। और गाइस बेसिकली यहाँ पर केनो का ये कहना है कि काजुचिका ओकाडा का जापानीज रेसलिंग को छोड़ना जापानीज रेसलिंग का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस होने वाला है। वेल मैं यहाँ पर केनो की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सतोशी कोजिमा अमेरिका की 25वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी एमएलडब्ल्यू के सुपर फाइट के ऊपर कम्पीट कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर 20 साल पहले सतोशी कोजिमा के एमएलडब्ल्यू के ओरिजिनल वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इस हफ्ते एमएलडब्ल्यू के सुपर फाइट के ऊपर सतोशी कोजिमा एमएलडब्ल्यू रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन को फेस कर रहे थे। और गाइस यही सतोशी कोजिमा और एमएलडब्ल्यू के करंट वर्ल्ड चैंपियन के बीच में जब यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होता है तो गाइस कोजिमा यहाँ पर केन को हरा के एमएलडब्ल्यू कंपनी के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाते गए। और गाइस करीबन 20 सालों के बाद सतोशी कोजिमा ने दूसरी बार एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को जीता। और मजेदार बात तो ये है कि अब यहाँ पर कोजिमा के एमएलडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एमएलडब्ल्यू रेसलिंग के न्यूयॉर्क में अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर 29 फरवरी को कोजिमा एमएलडब्ल्यू में उनका टाइटल पहली बार डिफेंड करेंगे। और एमएलडब्ल्यू में कोजिमा का पहला ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि कोजिमा के वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट राइवल एनजेपीडब्ल्यू लेजेंड मिनोरू सुजुकी होने वाले गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जब यहाँ पर जापानीज रेसलिंग के टू ऑफ द बिगेस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार एमएलडब्ल्यू कंपनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करते गए तो गाइस एमएलडब्ल्यू का ये शो सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। वेल बात करें अगर यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी की तो गाइस इस हफ्ते तनाहाशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर तनाहाशी ने एनजेपीडब्ल्यू में उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके इन रिंग करियर के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहाँ पर तनाहाशी का ये कहना है कि एनजेपीडब्ल्यू में तनाहाशी के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो यहाँ पर डेफिनेटली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ज्यादा काम करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि तनाहाशी यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के रिंग से रिटायर होंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर तनाहाशी ये बिलीव करते गए कि वो यहाँ पर अब भी एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में कम्पीट करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट है। और जब तक यहाँ पर तनाहाशी की बॉडी पूरी तरह से थक नहीं जाती गए तब तक तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू कंपनी में इन रिंग कंपटीशन को नहीं छोड़ने वाले गए। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में तनाहाशी के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो यहाँ पर न्यू जापान के रिंग में लड़ने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हिरोशी तनाहाशी एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में और कितना लंबा कम्पीट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू की सिस्टर प्रमोशन स्टारडम रेसलिंग की। बल्कि बात करें यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से बता चुका हूँ कि स्टारडम रेसलिंग के फाउंडर रोजी अगावा की कंपनी से फायर्ड होने के बाद अब यहाँ पर रोजी अगावा स्टारडम रेसलिंग से निकलकर जापान के अंदर उनकी खुद की कंपनी बनाने वाले गए। और गाइस पॉसिबली आने वाले 2 महीनों के अंदर रोजी अगावा उनके इस कंपनी को लॉन्च करेंगे। और अब यहाँ पर मजेदार बात ये होने वाली गए कि रोजी अगावा के इस कंपनी के शुरू होने के बाद स्टारडम रेसलिंग के अंदर करंटली जो रेसलर काम कर रहे गए उनमें से आधे रेसलर स्टारडम रेसलिंग को छोड़कर रोजी अगावा के इस न्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस रोजी अगावा के इस न्यू कंपनी का पहला बड़ा नाम और कोई नहीं बल्कि स्टारडम की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार गुलिया होने वाली गए। वेल गाइस वैसे तो गुलिया मार्च में स्टारडम रेसलिंग को छोड़ने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन करने वाली गए। बट गाइस क्योंकि गुलिया यहाँ पर रोजी अगावा के साथ काफी लॉयल है तो गाइस वो यहाँ पर मार्च में स्टारडम को क्विट करने
करने के बाद जापान के अंदर 3 से 4 महीने तक रसल करने वाली गए और वो यहाँ पर रोजी अगावा के न्यू कंपनी के फाउंड होने के बाद उस कंपनी की सबसे बड़ी फेस बनने वाली गए और गाय 3 से 4 महीनों तक उस कंपनी में कंप्लीट करने के बाद जब यहाँ पर रोजी अगावा की वो कंपनी थोड़ी फेमस हो जाएगी तब यहाँ पर गुलिया रोजी अगावा की कंपनी को छोड़कर फाइनली 2024 के एंडिंग से पहले WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाली गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्टारडम रेसलिंग के फाउंडर की कंपनी से फायर्ड होने के बाद क्या उनकी नई कंपनी स्टारडम रेसलिंग को फ्यूचर में बीट कर पाती है या नहीं। और गाइस, जापानीज रेसलिंग में इस न्यू कंपनी के खुलने से जापानीज रेसलिंग के अंदर क्या कुछ चेंजेज होते गए। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।